हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो इससे पहली वाली मेरी वीडियो थी जो कि आपका मोनोकॉट्स और डाइकॉट सीड्स के ऊपर थी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड के बारे में, जो कि एक डाइकॉट सीड है, वो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जो भी क्लास 9 के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो जाके उस वीडियो को जरूर देखें और इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा उससे आपको। तो एक चीज और मैं आज आप लोगों के साथ कहना चाहूंगा बच्चों, कि आप लोगों में से कई बच्चे तो ऐसे हैं जो कि लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं आप लोग में से जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो बच्चों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता है। मैं अपनी तरफ से आप ही लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप लोगों के बहुत काम आऊंगा। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए कि एक लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए काम कर सकूं। और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अब दूसरे स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो आपकी वजह से, मेरी वजह से। तो हम लोग किसी की मदद का ज़रिया बनेंगे तो ऊपर वाला भी हमारा बहुत सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। तो चलिए खैर, आज की जो वीडियो हम उसे अपनी स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए, जो कि हमारा स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गो। तो बच्चों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन बना लिया है, जो कि एक मोनोकॉट सीड है। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बीन सीड के बारे में, विच वाज अ डाइकॉट सीड, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसमें क्वेश्चंस किस तरह से बन सकता है कि आपको बीन सीड जो है वो बना हुआ रहेगा वहाँ पेपर में, और उसका पार्ट 1 2 3 4 5 करके दिया रहेगा, बोलेगा लेबल इट, और उसके बाद फंक्शंस पूछेगा, फला 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 पार्ट का फंक्शन क्या होता है। तो मैंने उसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। पिछली वाली वीडियो आप लोग जाके जरूर देखिएगा अगर नहीं देखी है तो चलिए खैर, आज की जो वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मेज ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोग देख सकते हैं ये भुट्टे का दाना है, मेज ग्रेन कहते हैं भुट्टे के दाने को। भुट्टा खाया ना आप लोगों ने, तो उसका दाना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। तो चलिए बारी बारी से इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, सवाल कैसे आएगा आपके एग्जाम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। अब देखिए मेज ग्रेन जो है वो एक वन सीडेड ड्राई फ्रूट होता है, एक ऐसा ड्राई फ्रूट होता है, भुट्टे की बात कर रहे हैं, जो कि वन सीडेड होता है। अब देखिए जहाँ पे सीड कोट जो है वो फ्यूज रहता है पेरिकाप के साथ। पेरिकाप कहते हैं फ्रूट वॉल को, फ्रूट वॉल, फ्रूट का जो वॉल है दैट इज कॉल्ड पेरिकाप। ये सवाल आपका नेम द फॉलोइंग में पूछा जाएगा, नेम द फॉलोइंग पूछा जाएगा, इट इज द वॉल ऑफ द फ्रूट और इट इज द फ्रूट वॉल, ठीक है। तो आंसर इज पेरिकाप। अब देखिए इस मेज ग्रेन में होता क्या है कि आपका पेरिकाप और टेस्टा जो होता है, सीड कोट का जो आउटर वाला लेयर होता है विच इज कॉल्ड टेस्टा, विच इज द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ सीड कोट। मैंने कल एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। तो बाहर वाला जो सीड कोट का जो आउटर हार्ड कवरिंग होता है वो पेरिकाप यानी फ्रूट वॉल के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूज्ड है, सॉरी, ये यहाँ पर आपका यहाँ पे बाहर वाले वॉल के साथ यानी कि टेस्टा के साथ ये जो फ्रूट वॉल है ये पेरिकाप ये आपका फ्यूज हो जाता है, जाके अटैच हो जाता है मेज ग्रेन में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मेज ग्रेन का सवाल पूछेगा कि आपका कौन से कलर का होता है, आंसर इज येलोइश, नोटेड डाउन, येलोइश होता है। अब देखिए मेज ग्रेन के एक साइड पे जो है छोटा सा ओपेक व्हाइटिश एरिया होता है, ठीक है। एक साइड में जो है मेज ग्रेन के छोटा सा ओपेक, ओपेक यानी कि जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, व्हाइटिश एरिया होता है जिसमें एम्ब्रियो जो है रहता है। एक व्हाइटिश एरिया होता है जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो होता है। आप ध्यान से देखिएगा उस भुट्टे के दाने को, उसमें एक व्हाइटिश एरिया होगा और उसी एरिया में आपका एम्ब्रियो जो है वो एम्बेडेड रहता है, एम्ब्रियो उसी व्हाइटिश एरिया में पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा भुट्टे के दाने को आप लोग कभी, उसमें एक व्हाइटिश एरिया होता है बिल्कुल बीचों बीच। अब देखिए वो वन साइड होता है, दोनों साइड नहीं होता है। अब देखिए मेज ग्रेन जो होता है बच्चों उसमें दो अनइक्वल पोर्शन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर इसको हम लोग अच्छे से देखें तो इसमें दो अनइक्वल पोर्शन है, एक पोर्शन आपका इतना बड़ा है और एक पोर्शन आपका काफी छोटा है। तो आप कह सकते हैं दो अनइक्वल पोर्शन होता है जो कि डिवाइडेड रहता है एक पतले से लेयर से, एक पतला सा लेयर होता है जिससे वो डिवाइडेड रहता है और उसका नाम होता है एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल लेयर ऑफ स्क्रोटेलम। दिस लेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेयर, ये लेयर जो कि आपका एज अ बाउंड्री एक्ट कर रहा है, ये बड़े वाले पोर्शन और ये छोटे वाले पोर्शन के बीच में। सो दिस लेयर इज कॉल्ड एपिथेलियम, दिस लेयर इज कॉल्ड एपिथेलियम। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं था। तो आप लोग का ये अगर ये डायग्राम दे देगा एकदम हूबहू, ये डायग्राम आप लोग को एग्जाम में देगा
और इसमें बोलेगा कि ये जो है इसमें नंबर 1 2 कुछ भी लिख देगा और बोलेगा कि नेम दिस पार्ट. सो यू हैव टू राइट either you have to write epithelial layer of scutellum or you can write epithelium. ओके अब देखिए इसका बिगर वाला जो पोर्शन है वो एंडोस्पर्म है, यानी कि आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला हिस्सा, ये बड़ा वाला हिस्सा जो है ये हिस्सा ये आपका एंडोस्पर्म है, ये आपका एंडोस्पर्म है. नोट इट डाउन. दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल. व्हाट इज दिस पार्ट? द बिगर पोर्शन दैट इज एंडोस्पर्म, जो कि आपका ब्रॉडर साइड पे है, जो कि चौड़ा हिस्सा है. और आप लोग फटाफट से एंडोस्पर्म का फंक्शन नोट कर लीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स कि इट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. इट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है, फूड स्टोर करता है, एंडोस्पर्म का यही काम है. अब देखिए इसका आउटरमोस्ट लेयर जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक लेयर है जिसका नाम है एल्यूरोन लेयर. ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेयर. ठीक है, ये वाला लेयर, दिस लेयर. मैं ए से यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ, ए फॉर एल्यूरोन. ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा. एल्यूरोन. ठीक है, ALEURON, एल्यूरोन लेयर. अब देखिए यहाँ फंक्शन पूछेगा आपका एल्यूरो. सबसे पहले नेम द फॉलोइंग का एक सवाल पूछेगा कि मेज ग्रेन में जो आउटरमोस्ट लेयर होता है which contains only protein, what is it called? So the answer is एल्यूरोन layer. ठीक है, एल्यूरोन लेयर. अब एल्यूरोन लेयर का आपसे फंक्शन भी पूछ सकता है. सो यू हैव टू राइट इट कंटेन्स ओनली प्रोटीन या फिर इट कंटेन्स प्रोटीन. एल्यूरोन लेयर का फंक्शन है इट कंटेन्स प्रोटीन. आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर. अब देखिए आप लोग दूसरे वाले हिस्से में देख सकते हैं, हम लोगों ने बड़े हिस्से का बात किया. बड़ा हिस्सा जो है वो आपका एंडोस्पर्म था. ये हिस्सा आपका जो है ये बड़ा वाला, दिस इज एंडोस्पर्म, और मैंने आपको इसका फंक्शन भी बता दिया. अब देखिए बच्चों दूसरे हिस्से की जब हम लोग एंडोस्पर्म की बात करेंगे टुवर्ड्स द पॉइंटेड एंड की तरफ हम लोग चले जाते हैं. वहां पर एक ओपेक बॉडी है जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो. अब देखिए यहाँ पे एक ये जो बॉडी है आपका, ये है आपका ये आपका पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो है. ठीक है, ये आपका पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो है, ये आपका. ठीक है, ये वाला बेसिकली एग्जैक्टली ये आपका पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो है बच्चों. ठीक है, यहीं पे आपका एम्ब्रियो पाया जाता है भुट्टे के दाने में. अब देखिए जो एम्ब्रियो है इसमें एक लार्ज और शील्ड शेप कॉटिलेडन होता है. एम्ब्रियो में एक शील्ड शेप कॉटिलेडन होता है, प्लीम्यूल होता है और रेडिकल होता है. बिल्कुल एक शील्ड की जैसा, बिल्कुल एक कवच के जैसा कॉटिलेडन मिलेगा आपको भुट्टे के दाने के अंदर. अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बना रखा है सारा चीज ताकि आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी हो, आप लोग आसानी से समझ पाए. जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा. कॉटिलेडन का दूसरा नाम अगर आप लोग से पूछ दें, कॉटिलेडन इज ऑल्सो नोन एज स्कुटेलम. आंसर इज स्कुटेलम, SCUTELLUM. दिस वन, ये कॉटिलेडन का दूसरा नाम है. इसको कहते हैं modified cotyledon. You can write it as modified cotyledon. Cotyledon is known as scutellum. अब देखिए बच्चों प्लूम्यूल का अगर आप लोग से लोकेशन पूछ दे, कल मैंने प्लूम्यूल और रेडिकल का ऑलरेडी आप लोग को लोकेशन लिखा दिया था पिछली वाली वीडियो, सो वी डोंट नीड टू डिस्कस इट अगेन. वो आपका एम्ब्रायनल एक्सिस का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है और रेडिकल आपका एम्ब्रायनल एक्सिस का सबसे नीचे वाला, अपर एंड लोअर एंड. अब देखिए रेडिकल और प्लूम्यूल जो होता है वो एक शीट के अंदर इनक्लोज होता है. शीट कहते हैं किसी कवरिंग को. फॉर एग्जांपल एक तकिया है, तकिए के ऊपर आप गिलाफ चढ़ा दिए तो गिलाफ कवरिंग है. उसी तरह से प्लूम्यूल और रेडिकल जो होता है आपका एम्ब्रायनल एक्सिस का जो ऊपर वाला हिस्सा सबसे टॉप पार्ट और सबसे लोअर पार्ट जो लोअर एंड होता है विच इज रेडिकल, तो ये दोनों आपका एक कवरिंग के अंदर, एक शीट के अंदर बंद होता है, इनक्लोज होता है बच्चों. और इस दोनों शीट का नाम पूछेगा कि भला आपका प्लूम्यूल जो होता है उसको कौन सा शीट कवर कर रहा है और रेडिकल जो है उसको आपका कौन सा शीट कवर कर रहा है. ध्यान से समझिएगा बच्चों. तो प्लूम्यूल को जो शीट कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल को जो शीट कवर कर रहा है उसको कहते हैं हम लोग कॉलियोरेजा. ये देखिए यहाँ पे ये आपका रेडिकल है बच्चों, ये आपका बोल सकते हैं ये पूरा एम्ब्रायनल एक्सिस है. ठीक है, और ये जो ऊपरी हिस्सा है इसका, ये ऊपर वाला पार्ट दिस इज प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल है, और नीचे वाला पार्ट है आपका रेडिकल. अब देखिए प्लूम्यूल को कौन सा शीट कवर कर रहा है, ये वाला शीट. ध्यान से देखिएगा ये वाला. तो दिस इज कॉल्ड कॉलियोप्टाइल. इस शीट को नाम है कॉलियोप्टाइल जो कि प्लूम्यूल को कवर कर रहा है. और यहाँ रेडिकल है, रेडिकल को कौन सा शीट कवर कर रहा है, ये वाला शीट कवर कर रहा है. ठीक है, ये वाला शीट कवर कर रहा है और इसका नाम है हम लोग का कॉलियोरेजा, रेडिकल को जो कवर कर रहा है. आई होप कि आपको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा बच्चों. चलिए अपने हम लोग अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसको फटाफट से
रब कर लेते हैं, इससे बहुत सवाल आने वाला है। फिर से एक बार रिकैप ले लेते हैं हम लोग, सवाल किस तरह से आएगा। ये डायग्राम आप लोगों को बना के दे देगा, ये नंबर 1 दे देगा, हटा देगा इसको, नंबर 1 दे देगा यहाँ पे, इसको नंबर 2 दे देगा, यहाँ दे देगा नंबर 3, यहाँ दे देगा नंबर 4, यहाँ नंबर 5, नंबर 6, इस तरह से दे देगा। एंड इट कैन बी आस्क्ड ऑफ 3 मार्क्स, हाफ मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस यू विल बी गिवन। आधा आधा नंबर मिलेगा आपको इसको लेबल करने का, एक एक पार्ट को। अब इसमें स्टार्ची एंडोस्पर्म आंसर हो जाएगा, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोरिजा, दिस इज रिम्यूड, दिस इज रेडिकल। एंड यू कैन बी आस्क्ड, you can even be asked to write the functions of these parts. They can ask you write the function of limule, write the function of radical, things related to that. So let's start it first. अब चलिए बच्चों हम लोग समझ लेते हैं सीड जर्मिनेशन किसे कहते हैं और कितने तरीके का सीड जर्मिनेशन होता है। अब देखिए ड्राई सीड जो होता है वो इनएक्टिव रहता है, डोमेंट रहता है। ये कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था परसों, इससे पहली वाली वीडियो में, कि जब सीड का एक स्टेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डोमेंसी, जिसमें वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिला है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, सनलाइट है, सॉइल है, जितना उसको चाहिए, जैसा सॉइल चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए 25 to 35 के बीच में, या जितना भी चाहिए उसे टेम्परेचर, अगर वो नहीं मिलेगा तब तक वो डोमेंट स्टेज में रहेगा, डोमेंसी की हालत में रहेगा एक सीड, एक ड्राई सीड। अब देखिए जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है, सीड जो है वो एक्टिव हो जाता है और एक छोटे से सीडलिंग में डेवलप कर जाता है। अब देखिए ये जो प्रोसेस है, जिससे एक इनएक्टिव एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है, ठीक है, ये सीड है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है एम्ब्रियो। अब ये जो प्रोसेस है जिससे एक इनएक्टिव एम्ब्रियो आपका सीड के अंदर जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और ग्रो करना चालू कर देता है। ये जो इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है ये आपका ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सीड जर्मिनेशन। सो यू कैन नोट इट डाउन, द प्रोसेस बाय विच एन इनएक्टिव एम्ब्रियो इन सीड बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू ग्रो, इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। अब देखिए ये जो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिस दौरान आपका फूड रिजर्व जो कि सीड में प्रेजेंट होता है ये यूटिलाइज कर लेता है पूरी तरीके से एम्ब्रियो। अब जो फूड रिजर्व्स आपका सीड के अंदर प्रेजेंट है, या तो अगर वो एल्ब्यूमिनस सीड है जिसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, तो एंडोस्पर्म में जितना भी फूड होगा वो ये एम्ब्रियो उसको पूरा यूटिलाइज कर लेगा जर्मिनेशन के दौरान, ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और अगर कोई ऐसा सीड है जैसे कि एक्स एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें कि आपका एंडोस्पर्म नहीं होता है, तो फिर उसमें कॉटिलिडेंस ही आपका न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। कॉटिलिडेंस का भी फंक्शन वही है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। नोट इट डाउन। तो ये होता क्या है, जर्मिनेशन के दौरान जितना भी फूड मटेरियल आपका सीड के अंदर होता है, whether it is provided by endosperm in albuminous seed or it is provided by the cotyledons itself in X albuminous seed, so होता क्या है, वो सारा फूड आपका जर्मिनेशन के दौरान यूटिलाइज हो जाता है एम्ब्रियो के द्वारा। एम्ब्रियो पूरा खाना खा लेता है, सारा खाना खा लेता है जर्मिनेशन के दौरान। अब देखिए डोमेंट सीड किसे कहते हैं, जब डेवलपमेंट हो जाता है सीड का, तो सीड का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। डेवलपमेंट के बाद सीड का ग्रोथ रुक जाता है और सीड अब क्या होता है, इट बिगिंस टू लूज इट्स वाटर कंटेंट। अब जब पूरी तरीके से सीड ग्रो हो चुका है तो होता क्या है, वो सूखना शुरू हो जाता है। उसके अंदर का जितना खाना है वो खत्म हो चुका है और उसके अंदर का जितना पानी है वो भी अब धीरे धीरे लूज कर रहा है आफ्टर इट हैज ग्रोन अप। अब सीड कोट जो होता है वो इम्पर्मिएबल होता है टू एयर एंड मॉइस्चर। इम्पर्मिएबल का मतलब होता है कि सीड, जब सीड ड्राई हो गया है अब, ठीक है, इसके अंदर का पानी और फूड लॉस्ट हो चुका है, अब ये एयर और मॉइस्चर से इम्पर्मिएबल होता है, यानी कि ना तो वो हवा और पानी को अंदर आने देगा ना ही उसको बाहर जाने देगा। इम्पर्मिएबल मतलब which doesn't allow any substance to pass through them, that layer is called impermeable layer। सेमी परमिएबल का मतलब होता है जो सिलेक्टिव सब्सटेंस को पास करने के लिए दें। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि इस स्टेज में जितना भी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है सीड का वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और बहुत कम खाना जो होता है वो यूज होता है। अब हर रेस्पिरेशन के दौरान भी क्या होता है, सीड में बहुत स्लो होता है रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि इस दौरान आपका डोमेंट सीड की हम लोग बात कर रहे हैं। इन द स्टेज ऑफ डोमेंसी, डोमेंसी के दौरान जब सीड इनएक्टिव हालत में होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है, उस वक्त वो रेस्पायर भी बहुत स्लो करता है और रेस्पिरेशन जो इनएक्टिव स्टेट में सीड का होता है दैट इज एनारोबिक
रेस्पिरेशन। ये सवाल आपसे बन सकता है कि इनएक्टिव हालत में, इनएक्टिव स्टेट में, स्टेट ऑफ डोमेंसी में सीड जो है किस तरह से रेस्पायर करता है। सो इट रेस्पायर्स एनारोबिकली, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द आंसर इज दिस। ड्राई कंडीशंस में क्या होता है, सीड को हम लोग डोमेंट कहते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सीड्स आर कॉल्ड डैश ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस, सो द आंसर इज डोमेंट। डोमेंट कहते हैं। और इस स्टेज को जिसमें कि सीड इनएक्टिव होता है, दिस स्टेज इज कॉल्ड डोमेंसी, इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेज। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। अब देखिए, एक फ्रेशली फॉर्म सीड, एक तो फ्रेश सीड है, वो नॉर्मली आपका जर्मिनेट नहीं करता है। अगर आप उसको कंडीशंस दे भी देंगे, फेवरेबल कंडीशंस दे भी देंगे, अभी अभी जो एक नया फ्रेश सीड बना है, अभी अभी जो ओव्यूल आपका फॉरन से आपका ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीड पहले क्या था, सीड पहले आपका ओव्यूल था, ठीक है। ये ओव्यूल जो है वो चेंज करके क्या बन गया, सीड बन गया आपका। अब ये चूंकि अभी फॉरन से अभी ये ओव्यूल जो है वो सीड बना है, तो अगर अभी आप इसको फेवरेबल कंडीशंस दे भी देंगे, टेम्परेचर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, सॉइल, सनलाइट, वाटर, तब भी ये ग्रो नहीं करेगा, ये जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। जर्मिनेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी ये डोमेंसी के हालत में है, अभी भी ये डोमेंट है, या फिर कौन से स्टेज में है, ये डोमेंसी के स्टेज में है। तो अगर आप उसको फेवरेबल कंडीशंस दे भी देते हैं, तब भी ये डोमेंसी के स्टेज में ही रहेगा, एंड द सीड विल नॉट जर्मिनेट इन दिस स्टेज एट ऑल। अब देखिए, सीड, हर सीड को जो है स्टेट ऑफ डोमेंसी से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल चेंज होता है। जब तक ये हर सीड का अपना टाइम पीरियड होता है, अपना सबका अलग अलग स्टेट ऑफ डोमेंसी होता है। किसी का 4 दिन ही होता है, किसी का 10 दिन, किसी का बहुत ज्यादा होता है। तो हर सीड का अपना अलग अलग टाइम पीरियड होता है, इंटरवल बोलते हैं ना, कि उस वक्त इतना दिन तक वो स्टेट ऑफ डोमेंसी में रहेगा, वो हर सीड का अपना अलग अलग होता है। अब इसमें क्या होता है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंज होता है। डोमेंसी के दौरान क्या होता है, द सीड एक्सपीरियंसेस साइकोलॉजिकल चेंजेस। अब देखिए, 2 तरीके का जर्मिनेशन होता है बच्चों, दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक होता है आपका एपीजियल जर्मिनेशन, एक होता है आपका एपीजियल जर्मिनेशन, और दूसरा होता है आपका हाइपोजियल, ठीक है। दूसरा होता है आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन। दोनों के बारे में फटाफट से समझ लेते हैं, ताकि अगर आप लोगों को इस दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने आए तो भी आप लोग आसानी से लिख दीजिए। एंड इवन इफ दे आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ एपीजियल एंड हाइपोजियल, यू विल बी एबल टू आंसर इट इंशाल्लाह। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी आप लोग लाइक तक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अब देखिए, एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है बच्चों, नाउ वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट एपीजियल जर्मिनेशन। कॉटिलिडेंस जो होता है वो मट्टी के ऊपर आ जाता है। यानी कि मान लेते हैं कि एपीजियल में क्या होता है कि ये आपका मट्टी है, तो कॉटिलिडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, मट्टी के ऊपर आ जाएगा, सॉइल के ऊपर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये यहाँ लिख लेते हैं, ये कॉटिलिडेंस है, ये आपका एपीजियल जर्मिनेशन है। पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एपीजियल जर्मिनेशन। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट हाइपोजियल जर्मिनेशन एज वेल। इसमें क्या होता है, आपका मट्टी के ऊपर आपका जो है कॉटिलिडेंस आ जाता है, एयर में और लाइट में आ जाता है, ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकॉटिल। अब देखिए, इसमें क्या होता है ना, आपका हाइपोकॉटिल जो होता है, मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था बच्चों आप लोगों को, कि मान लेते हैं कि ये आपका एम्ब्रायोनल एक्सिस है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आपका एम्ब्रायोनल एक्सिस है। अगर तो आपका जो सबसे टॉप पार्ट होता है, ये आपका होता है प्रीव्यूल, उसके बाद आपका होता है यहाँ पे एपिकॉटिल, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट लिख देता हूँ, POA। उसके बाद आपका हाइपोकॉटिल होता है, और सबसे आखिरी वाला पार्ट आपका रेडिकल होता है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका जो हाइपोकॉटिल होता है, एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि हाइपोकॉटिल का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकॉटिल का ग्रोथ जो है, हाइपोकॉटिल का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, इस पार्ट का ग्रोथ, जिसकी वजह से कॉटिलिडेंस जो होता है वो आपका सॉइल के ऊपर, मट्टी के ऊपर आ जाता है। और कॉटिलिडेंस जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ऊपर आने के बाद ये किस कलर का हो जाता है, यू कैन नोट इट डाउन, द कॉटिलिडेंस बिकम ग्रीन आफ्टर कमिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, इट बिकम्स ग्रीन, नोट इट डाउन।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, कॉटिलेडन्स जो होता है कुछ देर के लिए खाना बनाता है और उसके बाद खाना जो है वो यूटिलाइज हो जाता है ग्रोइंग स्टेम के द्वारा। कॉटिलेडन्स ऊपर आ गया मट्टी के, इसने कुछ खाना बनाया और वो खाना जो है उसको कौन यूटिलाइज कर लेता है, उस खाने को यूटिलाइज कर लेता है आपका ग्रोइंग स्टेम्स। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। अब जब ये ग्रोइंग स्टेम्स खाने को यूटिलाइज कर लेता है तो उसके बाद होता क्या है कि वो ग्रोइंग स्टेम्स जो है ये फाइनली ड्राई अप हो जाता है और फॉल ऑफ हो जाता है और सीडलिंग जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट में तब्दील हो जाता है। वो कॉटिलेडन्स जो होता है फिर क्या होता है, जब वो खाना प्रोवाइड कर लेता है, खाना बनाकर दे देता है, ग्रोइंग स्टेम्स जो है प्लांट का ग्रोइंग स्टेम्स उस खाने को यूटिलाइज कर लेता है, उसके बाद वो कॉटिलेडन जो है वो सूख कर गिर जाता है, इट विदर्स, इट फॉल्स ऑफ आफ्टर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग स्टेम्स। अब देखिए इसका एग्जांपल आप लोगों से पूछ लेता है, जस्ट नोट इट डाउन, बीन, गार्ड, कैस्टर, कॉटन, टैमरिंड। बीन, गार्ड, कैस्टर, कॉटन और टैमरिंड। ये 5 इसका एग्जांपल है। ये बीन है, ये GOURD गार्ड, कैस्टर, कॉटन, टैमरिंड। नाउ विल टॉक अबाउट हाइपोजियल जर्मिनेशन। उसके बाद आज की वीडियो हम अपनी खत्म कर लेंगे क्योंकि आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ एक बार में 1 घंटे का लेक्चर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा था, एपीजियल जर्मिनेशन में हम लोगों का किस पार्ट का ग्रोथ तेजी से हो रहा था, हाइपोकोटाइल का। बस उल्टा कर दीजिए, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ आप लोग को। एपीजियल जर्मिनेशन के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहली बात कॉटिलेडन्स जो है कम्स ऑन द सरफेस, कम्स अबव द सॉइल, और दूसरा क्या, एपीजियल में आपका हाइपोकोटाइल का ग्रोथ हो रहा था ना, उल्टा हो रहा था। एपीजियल में एपिकोटाइल का नहीं हाइपोकोटाइल का ग्रोथ हो रहा था। उसी तरह से हाइपोजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल का नहीं एपिकोटाइल का ग्रोथ होगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों। हाइपो है तो एपी हो जाएगा, हाइपोजियल में एपिकोटाइल का ग्रोथ, एपीजियल में हाइपोकोटाइल का ग्रोथ। अब देखिए एपीजियल जर्मिनेशन में सीड जो है वो जमीन के अंदर ही रहता है, इसमें दूसरे वाले केस में सीड जो है वो जमीन के अंदर ही रहता है, इसमें कॉटिलेडन्स जो है वो जमीन के ऊपर नहीं आता है बच्चों, जैसे कि आपका एपीजियल जर्मिनेशन में हुआ था। अब देखिए ये इस वजह से होता है क्योंकि इसमें एपिकोटाइल इलोंगेट करता है ज्यादा तेजी से। इसमें एपिकोटाइल ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, इसका ग्रोथ ज्यादा फास्ट होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन में, जिसकी वजह से सीड व्हाट हैपेंस, सीड रिमेन्स इनसाइड द सॉइल ओनली। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। और इस वजह से कॉटिलेडन्स जो होता है वो सॉइल के अंदर ही रह जाता है, क्योंकि हाइपोकोटाइल का ग्रोथ जो है वो तेजी से हो रहा होता है। इस वजह से आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, व्हाई कॉटिलेडन्स रिमेन इनसाइड द सॉइल इन हाइपोजियल जर्मिनेशन। नोट इट डाउन, नोट डाउन द आंसर। बिकॉज द हाइपोकोटाइल elongates faster, because hypocotyle elongates faster than the hypocotyle sorry, इसका आंसर लिख लीजिए, बिकॉज एपिकोटाइल elongates faster, because एपिकोटाइल elongates faster than the hypocotyle, that's why the cotyledons remain inside the soil। अब इसका भी आप लोग फटाफट से ये लिख लीजिए बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल है ये है ग्राम, पी, मेज है बच्चों, मेज, और आपका राइस है। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल नोटेड डाउन। अब इससे सवाल क्या बनेगा, एक और सवाल बनेगा, मैं आप लोगों को बता दूं जाते जाते कि सवाल क्या बनेगा। इस चारों में से कोई भी एक दे देगा और इस चारों में से कोई 3 दे देगा या 4 दे देगा, बोलेगा फाइंड आउट बनाओ। सो ये अगर पी यहाँ घुसा देगा, पी को यहाँ घुसा देगा, तो आपको पी में जो है घेरा लगा देना है, दैट इज ऑड। व्हाई? बिकॉज पी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड द रेस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ एपीजियल जर्मिनेशन। और यही हरकत आपका इसके साथ भी कर सकता है, इसका कॉटन जो है वो यहाँ घुसा देगा। सो कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीजियल जर्मिनेशन एंड रेस्ट ऑफ द 3 और रेस्ट ऑफ द 4 आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से याद दिला रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, 9, 10 यहाँ तक कि 6, 7, 8, 9 सबके स्टूडेंट्स को, सारे क्लास के स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि सबको मैं ज़्यादा बेनिफिट दे सकूं। मेरा टारगेट ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करूं, क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, आसान नहीं है अफोर्ड करना। इस वजह से मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करूं। दैट्स माय टारगेट, सो लेट्स रब इट। तो बच्चों यहाँ पे आज हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि मेज ग्रेन जो कि एक भुट्टे का दाना है उससे सवाल कैसे आएगा, विच इज अ मोनोकॉट सीड बिकॉज इट हैज ओनली 1 कॉटिलेडन।
अच्छे से मैंने उसके पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया, किस तरह से सवाल आएगा, फंक्शंस किस तरह से पूछेगा आप लोगों को कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, तो इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। कोटिलिडन्स का फंक्शन क्या है, अगर किसी सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है तो कोटिलिडन्स जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू गाइस। और साथ ही साथ हम लोगों ने इस वीडियो में ये भी बात किया कि आपका एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है। We have discussed it in a very different manner. So let's meet up in our next video. Till then, goodbye. Take care. Allah Hafiz.